बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ता नज़र में खुश आमदीद। मैं हूँ सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, आज भी हम देख रहे हैं कि मुल्क के तूलो अर्ज़ में जो इंतखाबी मुहिम है वो तेज़ी से जारी है और अब बात जो है वो मैदानों के साथ साथ गली मोहल्लों तक आ गई है, क्योंकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब आज निकले अपने हल्के में NA 130 में। वहाँ किस तरह से उनका इस्तकबाल हुआ और क्या कुछ वहाँ पर उन्होंने देखा, इस बारे में भी बात करेंगे। दूसरी तरफ जनूबी पंजाब में शहबाज शरीफ मौजूद रहे, अहमदपुर शर्किया में, और बिलावल भुट्टो साहब आज चिन्योट में दिखाई दिए, वहाँ पर भी उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और साथ साथ ये कि एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है जिसमें नवाज़ शरीफ साहब की बड़ी तारीफ़ की गई है उनकी मईशत पर गिरफ्त के हवाले से। और जनाब इसके अलावा अदालतों से भी जो है वो खबरें आई कि सुप्रीम कोर्ट ने शौकत सिद्दीकी बरतरफ़ी केस का फ़ैसला महफूज कर लिया है। तमाम गुफ्तगू जो है वो हम जो है वो शुरू करेंगे, लेकिन सर सबसे पहले जो खबर आई वो आई इस्लामाबाद से कि वो जो धरना था बलोच एकजहती कमेटी का, वो ख़त्म कर दिया गया है। यानी जो मिसिंग पर्सन हैं उनकी बाजियाबी के लिए जो धरना दिया जा रहा था, जब लोग बलूचिस्तान से पहुंचे थे बड़ी तादाद में चलते हुए और सख्त सर्दी के बावजूद वहाँ प्रेस क्लब के सामने धरना देकर बैठे हुए थे, और उनकी लीडर हैं डॉक्टर महरंग बलोच जी, डॉक्टर महरंग। अच्छा, अब ये एक बड़ा पेचीदा मामला है, इस पर तो कमीशन भी कायम हुआ, बहुत से लोग बाजियाब भी हुए, लापता अफराद, और हमारे जस्टिस जावेद इकबाल वो उस कमीशन के सरबराह हैं आखिरी खबरें आने तक। जी, नैब की तो उनकी चेयरमैनी ख़त्म हो गई, लेकिन कमीशन जो है उनके अभी तक कब्ज़ा कुदरत में है। अब मसला ये है कि बलूचिस्तान जो है वो दहाइयों से वहाँ अमन नाम की चीज़ नहीं देखने में आई। एक मुसल्लह जत्थे जो हैं वो परसरे पैकार हैं रहे वहाँ पे। और अब उसकी अपनी तारीख है। अब जो कुछ लोग इनसे लड़ते हुए मारे जाते हैं, यानी जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनसे, पुलिस से, FC से, फौज से, और कई लोग ऐसे हैं जो खुद पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं अपनी मर्जी से चले, अपनी मर्जी से, कि वो इनसे जो मुसल्ला कार्रवाइयाँ उनमें हिस्सा ले सके। कई जो हैं बैरून मुल्क चले जाते हैं, वहाँ पना लेते हैं सरहद और पार वहाँ से पर कार्रवाइयाँ करते हैं सरहद पार से। और कई तो उनमें से ऐसे हैं जो इराक पहुँच गए, शाम पहुँच गए, ईरान पहुँच गए, हैं ईरान पहुँच ईरान पहुँच गए। तो ईरान तो ईरान का रास्ता है ना। बिल्कुल। तो अब इसलिए ये बात कहनी कि किस शख्स को किसने गायब किया है तयक्कुन के साथ बहुत मुश्किल है। अब ये जो गुस्सा है, जो ये लोग धरना दे के बैठे हुए थे, ये सब कानून नाफिज करने वाले अदारों पर उतार रहे थे, उनको जिम्मेदार करार दे रहे थे। अब मसला ये हुआ कि जब ये बलूचिस्तान में ईरान का मिसाइल हमला हुआ जी, उसका जवाब दिया पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, और उसके नतीजे में बलूचिस्तान के जो बाज़ इंतहा पसंद हैं जो ईरान की सरजमीन पर मौजूद थे वो निशाना बन गए। बिल्कुल, और वो कंफर्म किया सरकारी न्यूज़ एजेंसी, वो सब तस्दीक हो गई इस बात की। अब उस पर ये जो डॉक्टर महरंग बलोच साहबा हैं, इन्होंने ये कहा कि जो लोग निशाना बने हैं उनके लवाहकीन यहाँ मौजूद हैं। तो उससे एक अजब मैसेज चला गया कि लोगों ने कहा कि भाई वो जो उनका पूरा मुकदमा था ना कमज़ोर हो गया, वो कमज़ोर हो गया उससे। तो बहरहाल, और अब उन्होंने फैसला किया है कि हम यहाँ से रुखसत हो जाएं और सोशल मीडिया के ज़रिए से और दूसरे ज़राए से अपनी कंपेन चलाते रहेंगे। तो अच्छी बात है, सर्दी भी बहुत थी। जी हाँ। और बहरहाल जो भी है पाकिस्तानी शहरी, उसकी शिकायत सुननी चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए, उसका अदाला करना चाहिए, और जो हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनको भी इस बात का जायज़ा लेना चाहिए, हमारे अदालती अदारों को भी जायज़ा लेना चाहिए। लेकिन हमें बहैसियत कौम ये जो हालात की जो पेचीदगी है और संगीनी है उसका भी एतराफ़ और इदराक करना चाहिए, और देखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप फौरी तौर पर किसी एक शख्स पर या किसी एक अदारे पर इल्ज़ाम लगा दें
ये एक बड़ी एक वबा है ये जो फैली एक ज़माने में, और फिर सारे सारे वो लोग जो हैं अब उनको मिसिंग पर्सन्स आप नहीं कह सकते। और ये एक बहरहाल इसके बावजूद हमें उम्मीद है कि ये जो प्रोसेस है उनकी तलाश का जारी रहेगा। फिर ये इल्ज़ाम भी लगते हैं ना कि दुश्मन कुव्वतें जो हैं इनको सपोर्ट करती हैं, इनके ट्वीट्स भी करती हैं, ये भी हाँ उनमें से जो बाहर गए सही। ठीक है, देखना बात तो ये है ना कि जो शहरी हैं और वो कहीं लुकमा अजल बन गए हैं, बिल्कुल, तो फिर तो बात और है। लेकिन अगर कोई किसी दूसरे मुल्क में कैद है, कोई वहां बैठा शरारतें कर रहा है, कोई पहाड़ों पे चढ़ गया उसकी है, पकड़ होनी चाहिए, कोई कहीं जाके जहाज में शरीक हो गया है शाम में या ईरान में या उसमें इराक में, तो फिर उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। आगे बढ़ते हैं शामी साहब, और वो जो हमने जिक्र किया कि आज नवाज शरीफ साहब अपने हलके में एक वो NA-15 जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे, मानसेरा, वहाँ पर बड़ा शानदार जलसा किया, जलसा हुआ, बहुत शानदार जलसा कहा जा रहा है उसको। यहाँ अब आज अपने हल्के का दौरा किया, जी हाँ, ये कह सकते बिल्कुल। उसमें मुख्तलिफ इलाकों से गुजरे, यानी कि वो रिपोर्ट जो है ना हम देख रहे थे, तो कई मतलब गलियों तक जो है वो गए, वहाँ पे निकले, सारा सब कुछ। बड़े अरसे के बाद उनको इस तरह जाने का मौका मिला। देखिए 2018 के इंतखाब में तो वो शरीकी नहीं थे इंतखाबी मुहिम में, बिल्कुल, उनको रोक दिया गया। एग्जैक्टली। और उससे पहले 2013 का इंतखाब आप देखें 10 साल हो गए, और तो नवाज शरीफ साहब लोगों से मिल रहे हैं जी। कुछ हालात का दबाव भी है, कुछ सिक्योरिटी बिल्कुल के मसाइल, यही वजह है कि उनको नहीं निकलने कुछ दिया मौसम की शिद्दत भी है, और फिर ये भी है कि मुकाबल अगर पहलवान कोई ना हो तो फिर ये भी तो वो गर्मा गर्मी तो पैदा नहीं होती ना, है बस वो अंदर है, मतलब तो वो नहीं, जब उसको मौका ना मिले मुकाबल जो है। अब देखिए वो तो आज़ाद है सारे के सारे, उनको तो सिंबल नहीं है पीटीआई के पास, तो उनके लोग तो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं। अब अगरचे बड़ी एक नुक्ते की बात ये हुई कि सलमान अकरम राजा साहब ने एक पिटीशन दायर किया हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा हमें इंतखाबी निशान नहीं मिला, लेकिन हमारी पार्टी तो अपना वजूद रखती है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन हमें आज़ाद उम्मीदवार ना डिक्लेयर करे, हमारे बैलेट पेपर पर पीटीआई का नाम लिखे, सिंबल नहीं दिया ना दिया, ठीक है, मगर नाम तो हो, पहचान हो, हम पीटीआई के हैं। और देखें हाई कोर्ट इस पर क्या फैसला करता है, और जल्द फैसला होना चाहिए। लेकिन वो उनको देखिए अगर उनको आपने सिंबल नहीं दिया, उन्होंने इलेक्शन में झोल पैदा हुआ, ठीक है, आपने सिंबल नहीं दिया, वो अपने अपने अलग सिंबल पे लड़ रहे हैं, बैट उनसे चला गया, बैट के बगैर वो बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग चलिए कर तो रहे ना। आप अगर उनको आजाद क्यों कहना चाहते हैं, वो तो एक पार्टी से मुतल्लिक है, पार्टी से मुतल्लिक है, उनको पार्टी के साथ जुड़े रहने का हक होना चाहिए, अपनी पार्लियामानी पार्टी बनाने का भी हक होना चाहिए। कोई डिसिप्लिन भी लेके आएंगे ना हम जमहूरियत में, कि सारे कहेंगे आज़ाद हो गए हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अपनी नज़र है कि हम उन आज़ादों से मामला करेंगे, बिल्कुल। वो फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं वो तहरीक इस्तेहकाम के तर्जमान बने हैं, वो उन पे नजर रखे हुए हैं, ये आज़ाद बिल्कुल हमारे कब्जे में आएंगे। और मुस्लिम लीग नून भी निगाहें जो है चुरा चुरा के देख रही है। बात यह है भाई, जो आज़ाद हैसियत में लड़के आए, या सिंबल के, आप क्यों कहें सिंबल के बगैर लड़के आए, सर सिंबल पार्टी सिंबल के बगैर, हाँ पार्टी के, वो एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनको एक पार्टी रहने दें, ये जमहूरियत के मफाद में है। तो यही वजह है शामी साहब के कुरान पे फिर हलफ उठाए जा रहे हैं, ये एहसास दिलाने के लिए, बताने के लिए कि नहीं जी हमने जो है ना वो रूगर्दानी नहीं करनी। उनसे एक एफिडेविट ले लेना चाहिए पार्टी को, हलफनामा लेके हम पार्टी के साथ हैं, उसके साथ रहेंगे, अल्लाह खैर। लेकिन सर इसकी फिर गारंटी क्या है, बाद में आजाद उम्मीदवार जीत जाता है, कोई मुकरता है, गारंटी तो वो सपोर्ट है। माजी में आप देखें पीपल्स पार्टी बरसों मार्शल्लाह रहा जनरल ज़ियाउल हक का, लोग उससे जुड़े रहे, उसके वोटर, और अगर 85 के इंतखाबात का पीपल्स पार्टी बाइकाट न करती, फिर बड़ी तादाद में उसके लोग कामयाब हो जाते। और मुस्लिम लीग नून देखिए, मुस्लिम लीग नून परवेज मुशर्रफ के दौर में, और उसके बाद अब मुस्लिम लीग नून से लोग जुड़े रहे। वो यही जब नवाज शरीफ साहब बिल्कुल जलावतनी से वापस आए,
और आके उन्होंने इंतखाब में हिस्सा लिया, तो फिर जनाब वहां पंजाब में तो उनकी हुकूमत कायम होगी। और नाराज होकर भी जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। पार्टी लोग नहीं छोड़ते, नाराज भी हो जाते हैं ना, दूसरी जगह नहीं जाते, क्योंकि वहां भी आगे स्पेस नहीं होती। बिल्कुल। तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि पार्टी डिसिप्लिन बरकरार रहे। हम क्यों इसे तोड़ना चाहते हैं, और क्यों ये आजाद पंछी जो हैं इनको बेलगाम छोड़ना चाहते हैं। लेकिन तो ये इसलिए जब देखें वोटर्स का जो दबाव होता है ना, वो जो कैंडिडेट हैं और जो हल्के जो असेंबली के अरकान हैं उनको अपनी जगह से हिलने नहीं देता। और अभी ये जो बगावत हुई थी पीटीआई में उनके इख्तदार के दौरान, जिनको बाद में टिकटें मिली, उसलिए कि वो लोग अपने हलकों में जाते थे, वहां रुस्वा होते थे, नारे लगते थे, लोग उनसे बेजार हो चुके थे। बिल्कुल। तो वो तो पीटीआई में इख्तदार छोड़ने के बाद एक नई जान पड़ गई ना, लोटों का खिताब दिया जाता था। ठीक है। उस वक्त वो सारे इसलिए छोड़ी पार्टी उन्होंने कि उनके वोटर छोड़ गए थे उनको। तो वोटर अगर जुड़ा हुआ है अपनी पार्टी से या अपने उम्मीदवार से, फिर वो आसानी से अपना रास्ता नहीं बदलता, मैं आज इल्ला ये कि आप उसकी गर्दन पर अंगूठा रख दें। हाफिज नईमुर रहमान साहब का मैं कहीं पढ़ रहा था आज कि वो भी ये कह रहे हैं कि जी जो वोटर है ना पीटीआई का, वो उसके ऊपर यानी कि वो सपोर्ट उनकी हासिल हो सकती है। कि जमात इस्लामी को तो जमात इस्लामी को तो वहां देखे ना, वो जो कारपोरेशन का इंतखाब है उसमें सपोर्ट हासिल हुई थी, नतीजा क्या निकला? नतीजा तो कुछ और नहीं। भाई ये सारी जमातें जो उसकी ललचाई हुई नजरों से उनके वोटर्स की तरफ देख रही हैं, ये स्टैंड लेती ना, जम के खड़ी होती, उनके हकूक की बात भी करती, उन पर जो ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ एहतजाज करती, तो तब तो इनको शाबाश दी जाती। अब जमात इस्लामी के हल्के फुल्के अंदाज में मुख्तलिफ हलकों में वो सपोर्ट कर रही है, जहाँ ज्यादती हो रही है वहाँ पीटीआई के साथ खड़ी होती है। मगर आप देखिए कराची में तो जमात इस्लामी की हैसियत बड़ी है। हाँ जी, जलसा भी बड़ा करने जा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, अब अगर आज पीटीआई के लोग उनको अपना मलजा मावा बना ले और सिराजुल हक साहब से लुत्फानंदोज हो ले तो उनकी मर्जी है। मैंने एक दफ़ा सिराज साहब से सवाल किया था कि आपको लोग नोट तो देते हैं, वोट नहीं देते। तो वही कह रहे थे कि अभी भरोसा तो है ना कि हमें नोट मिलते हैं, तो ये भरोसा भी कायम हो जाएगा कि हमें वोट भी मिले। वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं। वोट जो है ना वो भी नोट की तरह है। अच्छा, वो नोट से कीमती है। अच्छा, लोग नोट को कीमती चीज समझते हैं ना, तो उसको तो अभी बड़ा ईमानदार आदमी के पास जाना चाहिए। और वोट को वो समझते हैं कि ये कोई मजाक है या बस इससे तो हम अपने कोई फवायद हासिल कर लेंगे इसके जरिए से। पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, तो ये इसमें कोई शुबा नहीं है कि जमात इस्लामी जो है उसके लोग मुनज़्ज़म भी हैं, बाकिरदार भी हैं और आजमाइशों पे पूरे भी उतरे हैं। अब वोटर्स को अट्रैक्ट करना तो फिर उनकी जिम्मेदारी है ना, उनके दरमियान रहना। अब ये भी तो जमात इस्लामी कॉन्टिन्यूटी भी तो नहीं रही ना, कभी इलेक्शन लड़ लिया, कभी छोड़ दिया, कभी कोलिशन बना ली, कभी ना बनाई। तो बहरहाल इसके बावजूद हलकों पर जो लोग अपने हलके पर अब काम करते हैं उससे जुड़े रहते हैं, वो फिर मैंने आज पूछा था सर, आजाद उम्मीदवार भी तो जीतते हैं ना, कई हलकों में जीतते हैं, वो कैसे जीत जाते हैं? क्योंकि लोगों के काम आ रहे होते हैं। मैंने आज ही पूछा है, सिराज साहब दीर में हैं, वो पेशावर आते हैं तो फिर हम उनसे जो है ना वो गुफ्तगू भी करेंगे। अच्छा सर, बिलावल साहब जो हैं उन्होंने भी जलसा किया, आज उन्होंने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि जी सियासतदान लड़ते रहे तो मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें फ़ायदा उठा सकती हैं और मैं वज़ीर आज़म बन गया तो इंतकाम नहीं लूँगा। ज़रा एक दफ़ा सुन लें उनकी बात, फिर आगे बढ़ते हैं। सुनाइए जी। सर यही सबसे बड़ा मसला रहा है। बड़ी अच्छी बात है। देखिए बात सुनिए, इसकी दाद देनी चाहिए, ये बात कह रहे हैं, लेकिन ये सियासत, नफरत की सियासत ख़त्म करने के लिए इक़्तिदार ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इक़्तिदार हासिल किए बगैर भी आप उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो एक तरफ तो वो शख्सी हमले कर रहे हैं ना, नवाज शरीफ साहब पर, शहबाज शरीफ साहब पर शख्सी हमले कर रहे हैं, नाम ले, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम नफरत की सियासत नहीं करेंगे। अच्छी बात है, आप नफरत की सियासत को ख़त्म करें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन उसके लिए इक़्तिदार से पहले ख़त्म कर दें। शर्त नहीं है, शर्त नहीं। हाँ, कि जी वोट दो तो फिर जो है वो मोहब्बत करने में क्या हर्ज है?
मोहब्बत करने के लिए थोड़ी है कि मैं आप जनाब बस मुझे आप ये ताजमहल बनवा दें तो मैं आपसे मोहब्बत करूंगा। वो तो मोहब्बत के नतीजे में ताजमहल बनता है, ताजमहल के नतीजे में मोहब्बत पैदा नहीं होती। क्या बात है सर। आज और वो आसफा, हाँ, आसफा भी तो वो भी मैदान निकली में हुई है हैं, ना। जी हाँ। और आसफा वर्कर्स लाहौर में कन्वेंशन थी से, आज। जी वर्कर्स और कन्वेंशन भाई से। सच्ची बात तो ये है कि मैं तो उनकी जो लहजा है और गुफ्तगू का अंदाज है अपनी माँ से ज्यादा मुशाबे। सर सुन लें, हमारे पास उनकी आज की छोटी सी कोई क्लिप है, चलिए सुना दे। सुनाइए जी। आसफा भुट्टो साहब, मुशाबियत बहुत गरीब है के सर। लिए सोचती है, गरीब के नारे लगाती है, दुरुस्त बात है, इसमें कोई शुबा नहीं। गुर्बत का विरद करती है, गुर्बत की कवाली करती है, लेकिन जो मुआशी पॉलिसियां हैं वो जो अपनाई हैं, पीआईए में लोग भर्ती कर लिए, रेलवे में लोग भर्ती कर लिए, सारी जना इंडस्ट्री जो है 1972 में और टेक ओवर कर ली, कौमी आई गई, कौमियाई गई, हर चीज ताराज हो गई। तो इसलिए जब पहले तो मईशत फरोग पाएगी, सरमायाकारी होगी, तो सरमायाकार को तो हमने एक विलन बना के रख दिया है। जिसके पास से चार सरमाया देखते हैं उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, उससे नफरत शुरू कर देते हैं। दुनिया में ऐसा होता है। इंडिया में देखें आप क्या हो रहा है, अमेरिका में देखें क्या हो रहा है। जिन लोगों के पास दौलत है उनकी लोग इज्जत करते हैं क्योंकि दौलत कमाते हैं वो, और मुआशरे के भी काम आती है और हुकूमत के भी काम आती है। टैक्स देते हैं, अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं, कमा के देते हैं। अभी आप देखें जो बैंक थे हमारे जो कमाए गए वो सारे बैठे हुए, भट्टा बैठ गया उनका। उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने आके उनको डी नेशनलाइज किया। आज वो बैंक जो हैं, आप देखिए हबीब बैंक कहाँ है, बिल्कुल, वो अपना एमसीबी कहाँ है, बिल्कुल। वो कमा के दे रहे हैं। सर ब्लूमबर्ग ने भी एक रिपोर्ट दी थी। कमा के दे रहे हैं खजाने में, यही तो खजाने में हिस्सा डाल रहे हैं आपको, अरबों रुपए दे रहे हैं। ब्लूमबर्ग ने कहा है ना, तारीफ की है कि नवाज शरीफ साहब 1990 के बाद नवाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी और इमरान खान साहब, इन तीनों को अगर मुकाबला करें या मवाजना करें तो नवाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस बेहतर है। एग्जैक्टली। लेकिन सर मकबूलियत में वो कह रहे हैं कि जी अभी भी खान साहब जो हैं वो मकबूल है। कितने हैं? 57%। 57%। नवाज शरीफ साहब 52%। नवाज शरीफ साहब 52%। लेकिन एक अच्छी बात सर उनके लिए है, वो ये है कि 6 महीने में गुज़श्ता नवाज शरीफ की मकबूलियत में 36% इजाफा हुआ है। अब ये देखे ना, अब उनमें रोज इजाफा हो रहा है। अब इलेक्शन के दिन तक क्या होगा, अब इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सर। तो उनको कोई घबराना नहीं चाहिए। और खान साहब तो मुकाबले में नहीं है। अवाम से वो वादे कर रहे हैं ना। अब मसला ये हो रहा है कि जैसे अभी आसफा साहिबा का भी सुना 300 यूनिट बिलावल साहब कह चुके, फिर हमजा शहबाज साहब कह चुके। सवाल यहाँ पर ये है सर 300 यूनिट बिजली कि ये काबिल अमल है या नहीं है। वो कहते हैं कि ये काबिल अमल है। आप देखें बिलावल अपने इंटरव्यूज दे रहे हैं कि जनाब हम ऐसे अखराजात जो हैं वजारतें खत्म कर देंगे, वजारतें खत्म करेंगे, 17 वजारतें, हाँ जी, पैसे बचाएंगे, 1500 अरब रुपए की सब्सिडीज खत्म करेंगे। चलिए जब सर खाकान नजीब साहब ने ज्वाइन किया है, माहिर उनको बात कर लेते हैं। देखिए मैंने मोहसिन नकवी साहब से पूछा कब कि आपने कल पूछा। अच्छा, कल आप मिले? हाँ जी। अच्छा, वो आप ये बताएं मुझे कि आपने सबसे अच्छा काम 1 साल के दौरान क्या किया? अच्छा, क्या किया? उन्होंने कहा मैंने पंजाब का 600 अरब रुपए का कर्ज खत्म कर दिया। अच्छा, 600 अरब रुपए का कर्जा मुख्तलिफ मदों में बचत करके, कफायत करके और खत्म कर दिया और बोझ हल्का कर दिया। अगलों ये को मुश्किल में सबसे बड़ा काम है। अगलों को मुश्किल में डाल दिया। तो मैंने कहा नाकामी क्या रही आपकी? अच्छा, कहने की तालीम को दुरुस्त नहीं कर सका, इस तरफ तवज्जो नहीं दे सका। सही। बड़ी ख्वाहिश थी, सही। लेकिन तामीरात बहुत की, अस्पतालों की तरफ तवज्जो दी, तालीम का महकमा जो है उस तरफ उतनी तवज्जो नहीं दे सका, वक्त कम था। लेकिन आप ये देख लें 600 अरब रुपया रिकॉर्ड है, तो एक उनको अवार्ड मिलना चाहिए ना। मिल गया सर। 600 अरब हल्का हो गया पंजाब। बड़ी बात है। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी शामी तो साहब। जनाब ये बताइए, अब वो तो ब्लूमबर्ग तो कह रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इन तीनों पहलवानों में से आगे थे मुआशी तौर पर। आगे क्या देख रहे हैं? ये 300 यूनिट की बिजली
दूसरे मामला कि कैसे हम कर काबिल अमल सकेंगे। कैसे ये होगा? तो मंशूर आ रहे हैं और हमें बहला फुसला रहे हैं, इनका क्या करें हम? देखिए, एक तो यह है कि अगर आते ही हम देखें कि होने क्या वाला है, जब भी हुकूमत 8 फरवरी के कुछ दिन बाद फॉर्म होती है तो इमीडिएटली तो पाकिस्तान का आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म हो रहा होगा, पाकिस्तान को एक नए आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना होगा। अगर हम जामे अंदाज में गुफ्तगू करें कि अगले 6 महीने की इकोनॉमिक मैनेजमेंट है क्या, सो उस आईएमएफ प्रोग्राम की तैयारी करनी होगी। जितने भी खदोखाल तय होंगे शामी साहब, चाहे वो बिजली की मद में आपने कोई सब्सिडी देनी हो, आपने पेट्रोल की कीमत में पीडीएल में क्या करना है, आपने क्या नए टैक्सेस लगाने हैं, आपने एक्सपेंडिचर्स जैसे कहा जा रहा है कुछ प्रोविंसेस को दे देंगे वो देने हैं, ये सब अहवाल जो हैं हम आईएमएफ के साथ बैठकर तय करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान मुतहम्मिल जो ये आईएमएफ के प्रोग्राम होगा अभी अरेंजमेंट, उसके बाद एक प्रॉपर प्रोग्राम में ना जाए। वो हाथ इसकी तो बंधे हुए हमेशा होंगे वजह मैंने हमारे, यही समझाई है। तो फिर वादे कैसे होंगे? हाथ बंधे हुए बहुत होंगे। सही बात आपने की हैं? जी। तो आप उस जैकेट में ही रहेंगे, अपना मालियाती खसारा संभालते हुए, अपना एक्सटर्नल यानी कि बैरूनी जिसको आप करंट अकाउंट कहते हैं, इंपोर्ट और आपकी जो एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंसेस है उनका फर्क कम करते हुए, रुपए की कदर को मार्केट पे छोड़ते हुए, मालियाती खसारे को कम करने के लिए कुछ नए टैक्सेस और कितने एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म हैं करते हुए आपको अगले 6 माह का एक जायजा जो है ये बड़ा क्लियर है। इसमें कोई बहुत मूवमेंट की गुंजाइश शामी साहब है नहीं है। ठीक। आप ये जरूर कर सकते हैं कि जैसे मैं समझता हूं कि अब अगर इसको अमली जामा पहनाना हो, मैं हर दफा आई एम नॉट अ वेरी क्रिटिकल पर्सन, तो अगर कोई मुझे ये कहे हुकूमत में बैठे हुए कि नहीं मैं चाहता हूं कि ये 300 तक जो है इसको आप देखिए, तो मैं इसको कैसे देखूंगा? देखिए, इसका तरीके दो हैं। लॉन्ग रन में तो इसका तरीका यह है कि अगर आप इनको ले जाएं शमसी तवानाई पर, यानी कि सोलर पर, ठीक है, और उसमें आसान एक साथ से बैंकों से कर्जे लेके दिए जा सकते हैं, ये एक तरीका होगा, पर दिस विल टेक टाइम ऑफ कोर्स। अच्छा, इन द इमीडिएट क्या किया जा वो सकता भी कहेंगे ना 5 साल में करेंगे। जी। सो एक तो ये तरीका है। देखिए ना, हम जैसे लोगों का काम है कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस आती हैं उनको सपोर्ट करें इस तरह कि उनके हाथ मुस्तहकम हो पर एक्सचेकर को नुकसान ना हो। दैट इज द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड। आईएमएफ का प्रोग्राम भी इंटैक्ट रहे अपनी जगह। और असल बात तो ये, क्या हम गरीबों का दर्द नहीं समझते कि बिजली की कीमत में इतना ज्यादा इजाफा हुआ है कि मिडिल इनकम वाला भी हिट हो रहा है, गैस की कीमत में इजाफा हुआ है वो भी हिट हो रहा है। देखिए, यहां तक तो ये बात मैंने आपके सामने रख दी। इन दी इमीडिएट 467 अरब का हमारा इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। मेरा ख्याल है अगले साल में इसको काफी बढ़ाना चाहिए, और वो इसलिए कि इन्फ्लेशन, कीमतों के बढ़ने का बहुत बड़ा इनकम इम्पैक्ट सपोर्ट जो है जी, जिसको आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कहते हैं। मैं उसको आईएसपी इसलिए कहता हूं सो दैट इट्स एप्लीकेबल टू ऑल पार्टीज, चाहे पीएमएलएन हो, पीटीआई हो, वो। अच्छा, हर हुकूमत ने उसको बढ़ाया। उसको यूज करते हुए आप कोई फ्यूल कार्ड दे दें, बिजली का कार्ड दे दें, ताकि लोगों को महसूस हो कि एक केयर टेकर से आप एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट में गए हैं, उन्होंने आपका ध्यान रखा है। पर स्टेइंग विद इन द आईएमएफ एम्बेट, बजट का खसारा कम करते हुए, इंपोर्ट्स को संभालते हुए, ये है। किसी पार्टी ने मंशूर लिखते वक्त आपसे मशवरा नहीं किया? मेरी गुफ्तो शनीद, मैं हमेशा ये बड़ा ओपनली कहता हूँ, सारी पार्टी से होती है। ऑन जनरल बेसिस जरूर एक आध पार्टी ने मशवरा किया भी है, और मैंने तब भी यही कहा है कि आपको इस तरह चलना चाहिए जिस तरह मैंने आपके सामने ये चीज रखी है। अभी तो मैं ये सुन रहा हूँ कि आइंदा साल का जो टारगेट है रेवेन्यू का, वो 1100 अरब तक ले जाने का मामला है जी। 11,000 अरब, सॉरी 11,000 अरब जी। ये आप इसलिए सुन रहे हैं कि आईएमएफ का जो इस वक्त का डॉक्यूमेंट है, नया डॉक्यूमेंट वो आ गया है। उस डॉक्यूमेंट में ये चीज तहरीर हुई है कि पाकिस्तान नेक्स्ट ईयर तकरीबन 11,000 अरब को क्रॉस करेगा अपने एफबीआर की टैक्स कलेक्शन में। आपने ये बात दुरुस्त सामने रखी है, तो ऐसा ही है। फिर हालात जो हैं कुछ आसान नहीं हो जाएंगे अगर हम इतनी मिकदार में रेवेन्यू इकट्ठा करने लग पड़े? और सर, उसमें 8,500 अरब जो हैं वो तो बैरूनी कर्जों में ही। हाँ, वो ठीक है, बैरूनी कर्जे अलग है। हाँ जी। सो देखिए ना, एक चीज तो अब हमने तय कर ली है, वो क्या है कि पाकिस्तान का जो ये मडलिंग थ्रू है, इसकी उर्दू आप तशरीह कर दीजिएगा कि मतलब हल्के हल्के गुजरते जाना, कभी पैसे मांग लेना, थोड़ी सी इस्लाहात करना, इससे बात बनेगी नहीं। अब जो गो में रहना,
जी बिल्कुल। तो अब अगर ये बात हम और आप अग्री करें तो फिर हमें पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ, एस्टैब्लिशमेंट के हाथ, एसआईएफसी के हाथ बांधने चाहिए कि वो एनर्जी में जरूर ये काम करें जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक इसमें है। कोई हर्ज नहीं है। 300 यूनिट तक को प्रोटेक्ट करें जिस तरह प्रोटेक्शन दी जा सके, बट ये भी माने कि एक हमारे जो इस वक्त 10 बड़े लॉस मेकिंग एसओईज हैं, 7 उसमें से शामी साहब हमारे डिस्कोज हैं। ये बात तो हमें नहीं एग्रीबल होनी चाहिए ना, इस बात को तो हमें कतई तौर पे रिजेक्ट करना चाहिए। और बिल्कुल ठीक। रिजेक्ट करें तो फिर वो फॉर्मूला तो अभी आपने ठीक। रखा ना कि बैंकों को बेचा, ठीक बैंकों से सर, टैक्सेस ब्रेक आते बिल्कुल हैं। ठीक। सर एक आप ये ब्रेक बताएं, सर एक ब्रेक हाँ, लेनी है सर, एक ब्रेक की बात करें, वो हमारा टाइम होता है अच्छा, चलिए। न्यूज़ अपडेट का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं खान साहब। वेलकम बैक जी। आने वाली हुकूमत जो है वो फूलों का सेज उसके लिए नहीं होगा, मुश्किलात होंगी, महंगाई है, बेरोज़गारी है, सबसे लड़ना होगा। खाकान नजीब साहब जो है हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करें। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद। वालेकुम अस्सलाम। आप ये बताइए कि ये जो हमारी निगरान हुकूमत थी, इसने तो इकोनॉमी को बेहतर मैनेज किया है। इन्फ्लेशन भी कुछ कम हो रही है, कुछ ग्रोथ भी बढ़ रही है, खसारा भी बहुत कम हो गया है करंट अकाउंट का। तो आप इसको दाद देंगे? सो इसको इस तरह समझिए कि जून में खड़े हुए थे, कहीं हमारे रिजर्व्स ड्रॉप कर रहे थे, आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं हुआ था, फिर पुरानी हुकूमत ने ही आईएमएफ का प्रोग्राम कर दिया, ये एक अच्छी चीज थी। उसको आगे लेकर केयर टेकर सेटअप चला, 30 सितंबर का पहला रिव्यू भी हुआ, उसकी प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स या ओवरऑल एडजस्टमेंट्स, रुपए की कदर को छोड़ दिया गया मार्केट फोर्सेस पे। फिर आपने पाकिस्तान की इंपोर्ट्स पे अभी कदगन ही लगाए रखी, आपने कुछ मालियाती खसारा संभाला, इससे जिसको मैक्रो स्टेबिलिटी कहते हैं, हमारे रिजर्व्स $3 अरब से बढ़ के आज $8.5 अरब को भी क्रॉस कर गए। इससे रुपए की कदर जो है वो बेहतर हुई। सो आपकी इस बात में वजन है कि केयर टेकर्स ने अच्छा इकोनॉमी को जिसे कहेंगे साउंड बुनियादों पर इन द शॉर्ट रन चलाया। पर इसके साथ साथ ये याद रखिए कि 4 चीजों ने बहुत ज्यादा तकवीयत दी है आपकी इकोनॉमी को। आपने स्मगलिंग पर काबू पाने की कोशिश की, आपने होर्डिंग पर काबू पाने की कोशिश की, आपने अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर 10-12 साल बाद, और मैं हमेशा सरकार में भी ये कहता था कि ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड का एग्रीमेंट अब पुराना हो गया, खत्म हो गया, हमें नुकसान पहुंचा रहा है। वही हीटर, वही चाय पाकिस्तान में बिक रही है बगैर टैक्सेशन बिल्कुल के, ठीक है। उस पे। और आखिरी एक चीज डी डॉलराइजेशन पर जो कि होना चाहिए। ये सारी चीजें मिलकर आपको इस वक्त एक इस्तेहकाम की जो सतह है वो दिखा रही हैं। जो ब्लीडिंग हो रही थी हमारे, जो हम अपने खुद ही कट्स लगा रहे थे, अपना खून खुद बहा रहे थे, वो तो उन्होंने रोक लिया। अब आने वाली हुकूमत जो है उसको क्या पैगाम देंगे? जरा कमर कसनी होगी, हौसला रखना होगा, आगे बढ़ना होगा। और ये सोचना होगा कि कीमतें बढ़ाना जो है वो मुश्किल फैसला नहीं होता, डिस्को को बेचना मुश्किल फैसला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आवाज डूब गई इनकी सर बस या कट गई, मईशत ना डूबे या बैठ गई। नहीं, मईशत नहीं डूबेगी इंशाल्लाह। उम्मीदें फतह रखो और कदम बढ़ाए चलो। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं सर। आज सुप्रीम कोर्ट अच्छा, अब जो हमारी प्यारी पीपल्स पार्टी है ना, जी वो ये कह रही है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी और उनके मुतल्लकीन मुतस्सरीन, वो कह रहे हैं जनूबी पंजाब का सूबा बनाएगी पीपल्स पार्टी आकर, अपना गवर्नर होगा, अपना वजीर आला होगा, अपने वजीर होंगे, और बस फिर मौजा ही मौजा। और जनाबे वाला सूबे बनाने हैं तो मुल्क भर में बनाएं, एक कंसेंसस करें, वसीतर कंसेंसस चाहिए। पंजाब के सूबे बनाएं, सिंध के बनाएं, केपीके में बनाएं, आज जिले तक बात बलोचिस्तान में बनाएं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है अहमदपुर शर्किया को जिला बना देंगे जीतने के बाद। तो जिले तो बनते रहेंगे। बात यह है कि पहले आप कंसेंसस करें। पहले तो पीपल्स पार्टी अकेली तो नहीं कर सकती कोई काम, बिल्कुल जो पैगवाना कर सकती तो पहले सूबे बना लेती। ऐसे ही है। तो करने की बातें जो हैं सारे मिलके बैठ जाएं, सूबे ज्यादा बना लें। सूबे नहीं बना सकते
तो ज़िले हुकूमतों को एम्पावर कर दें, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इनको एम्पावर करें, उनको इख्तियारात दें, उनको वसाइल दें, डिवॉल्व करें ना। मगर ये काम नहीं चल सकता कि अब 4 मरकज जो है ताकत के वहां बैठे हैं, हर चीज मुट्ठी में लेकर, और लोग दरबदर फिर रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। डिवॉल्व करना पड़ेगा। ना नाली, ना सड़क, ना सीवरेज, देखें ना खंबा, ना बिजली, लोग कैसे शोर मचा रहे हैं, हर जगह ये हंगामा मचा हुआ है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, जहाँ चले जाएं। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आज शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील का फैसला महफूज कर लिया है। और इस देखें वो तो क्या होता है, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब बेचारे, अब तो वो आ गए हैं, उन्होंने तो कहा था ना कि ये क्योंकि उनको जो हमारे कहते हैं फैज़ हमीद साहब जवाब जमा करा दिया उन्होंने धमकाया था जी कि भाई या उनको दबाव में लाने की कोशिश की, हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब उन्होंने बयान दिया है कि भाई हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की। समात का हवाल ले लें सर, हसीब मलिक साहब। समात का हवाल भी ले लेते हैं, लेकिन बुनियादी बात यह कि जी सर, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब से होते होते तो चीफ जस्टिस जो हैं वो कासिम सूरी तक पहुंच गए। जी हाँ, कि वो कासिम सूरी जो हैं उनकी जो इंतखाबी उनके चैलेंज किया गया था ना कि भाई इंतखाब इनका गलत हुआ है, अब वो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त पड़ी रही, कैसे पड़ी रही उस पर भी अब होना है, उसमें अब चीफ जस्टिस साहब गुस्से में आ गए, और भाई तो सुप्रीम कोर्ट में तो यही होता है, दरखास्तें सालों बरसों पड़ी रहती। बहरहाल अब मसला ये है कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी, उन्होंने तकरीर कर दी थी रावलपिंडी बार एसोसिएशन में, बिल्कुल, उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे ऊपर दबाव था। 21 जुलाई, ठीक है। 2018। अब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला गया तो उन्होंने कहा कि ये इसकी तो जांच पड़ताल तो पता नहीं कौन करेगा, तो उन्होंने कहा ये तकरीर करना जो है ये मिसकंडक्ट, इसलिए इस पर इनको अलग कर दिया जाए, बरतरफ कर दिया। आज सर 3 सवालात थे अदालत के सामने, क्या इंक्वायरी के बगैर जज को, हाँ वो हसीब मलिक से पूछ लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम साहब, ये बताइए कि आज जल्दी जरा बताइए कि कौन से सवालात बुनियादी उठाए हैं इस मुकदमे में चीफ जस्टिस साहब ने। देखिए शामी साहब, बेसिक 3 सवालात थे। एक यही था कि क्या इंक्वायरी के बगैर जज को बरतरफ किया जा सकता है, और दूसरा ये सवाल था कि क्या मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जा सकता है या नहीं, और जबकि तीसरा जो सवाल अहम था वो ये था कि क्या तकरीर का मिसकंडक्ट तस्लीम करने पर इंक्वायरी की जरूरत बाकी रहती है या नहीं। इसके ऊपर अदालत ने वकला को तहरीरी तौर पे जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया है, क्योंकि इस जो बेंच जो था 5 रुकनी लार्जर बेंच, उसके अंदर जो इरफान सादत थे, जस्टिस इरफान सादत, उनकी तरफ से भी ये पॉइंट उठाया गया था कि आपको इंक्वायरी के हवाले से मौका भी दिया गया था, इसके ऊपर आपकी तरफ से 2 जवाबात भी जमा करवाए गए थे, क्योंकि शौकत अजीज सिद्दीकी के जो वकील थे हामिद खान, उनकी तरफ से ये पॉइंट उठाया गया था कि हमें इंक्वायरी के बगैर जो है वो बरतरफ किया गया, मौका नहीं दिया गया अपनी वजाहत करने का, क्योंकि जो 2018 के अंदर रावलपिंडी बार के अंदर इन्होंने तकरीर की थी, जिसके बाद ये बरतरफ हुए थे। और एक अहम और जो पॉइंट था वो अटॉर्नी जनरल की जानिब से समात के आगाज में किया गया था कि जो आफिया शहर बानो है, उनका जो केस का फैसला था उसको भी अपील के अंदर हमने दरखास्त दायर कर दी है, क्योंकि उसमें फैसला ये हुआ था कि साबिक जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती, आर्टिकल। जी बिल्कुल शामी साहब, अब आप गौर कर लेना, एक बात सुन लीजिए, जो शौकत सिद्दीकी साहब हैं उन्होंने जो तकरीर की थी उस तकरीर को ही मिसकंडक्ट बना लिया गया, बाकी किसी मामले पे कोई जाने की जरूरत ही महसूस नहीं की गई। एक बात, यही हमारा केस है। दूसरी बात यह है कि आया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी साबिक जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है या उसका मुकदमा सुन सकती है, ये दूसरी बात है। आर्टिकल 209 क्लियर है, वो किसी जज के खिलाफ शिकायत सुनती है, रिटायर्ड जज के सजा ये होती है कि उसको बरतरफ कर दिया जाए, और सिफारिश करती है सदर को, और कोई इसके अलावा कोई दूसरी सजा नहीं दे सकती। साबिक जजों के मुकदमे कैसे सुन सकती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल? सर इसीलिए कह रहे हैं ना कि ये जो आफिया शहरबानो केस है, उसमें उन्होंने फैसला दिया, अब वो कह रहे हैं हम अपील करेंगे, करके देख लें। चले, अगर सर अगर तो यहाँ तो हर चीज आप अगर कलदम हो और मगर सर, लेकिन मज़ाहिर नकवी साहब का भी तो केस है ना, फिर नहीं ज़ाहिर कनेक्टेड है। उनका क्या केस है? यही कि उनके खिलाफ वो भी साबिक जज हो गए ना। हाँ जी। तो अब
आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है, दूसरे फोरम पे जाइए, FBI के पास जाइए, नैब के तो पास और जाइए। काम करिए। वो तो इंतहाई सजा, वो तो साबिक जज हो गए। अब देखिए बात यह है कि हम हर मामला जो है उसको उलझाना क्यों चाहते हैं? कुछ सुलझाएंगे भी तो सही ना। सर इसीलिए तो अदालत गए हैं कि सुलझाएं। अब ये जो हमारे अदालत भी शौकत कह रही है। सिद्दीकी साहब हैं, इनके साथ तो ये हुआ कि इनको डिसमिस कर दिया गया ना जी। इनकी तो पेंशन भी गई। रुक गई। अब ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कृपा कर दे कि भाई उनको आप रिटायर कर दें, ठीक। रिटायर कर दें, बरतरफी वापस ले लें। अच्छा, तो उनकी पेंशन उनको जो है पेंशन तो मिले ना उनको। एग्जैक्टली। मगर मेरा तो उस वक्त भी ये ख्याल था कि उनको चाहिए था कि तौहीन अदालत का नोटिस देते जनरल फैज हमीद को और कार्रवाई करते उनके खिलाफ। सर पसंद बहरहाल उन्होंने तकरीर करनी मुनासिब समझी। फरीकैन ने सर जो जवाब कराए उन्होंने मुस्तरद कर दिए, यानी कि नहीं, इनके जो इल्जामात हैं। अब देखना यह है कि जज को दबाव में लाने की कोशिश करना ज्यादा संगीन बात है या उसका तकरीर कर देना कहीं वो संगीन बात है। क्या कबूलियत ही है ना। क्या 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 अब सिंगो खिस्त क्या है? दिल ही तो है संग, दिल ही तो है ना संगो खिस्त, दर्द से भरना आए है क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। तो भाई जब बेचारे उनको सताया गया, उनको दबाया गया तो चीख पड़े, चीख निकल गई। अब चीख पर कार्रवाई हो रही है। हाँ। और दबाने वाले को वो कह रहे पता नहीं वो कहाँ है कि नहीं है। तो भाई आप ये भी तो देखें ना, बेचारों को चीखने तो दें। ये क्या कहा घुट के कि वो घुट के मर जाऊं यही मर्जी मेरे सयाद की है। अच्छा, नहीं मुझे नहीं। रोने की है इजाजत न फरियाद की है, या तड़पने की है इजाजत, इस तरह का मिसरा है सर। लेकिन ब्रेक घुट के मर जाऊं हाँ। यही मर्जी मेरे सयाद की है। और नेशनल बैंक के हम सलीम साहब हैं, वो रोजाना मैसेज करते हैं हमारे पेंशनर्स का मुकदमा नहीं लगा। पेंशनर्स जो हैं वो बेचारे नेशनल बैंक के ख्वार हो रहे हैं। काजी साहब उस पर भी तवज्जो फरमा लीजिए। अल्लाह करे। बरसों से नजरसानी की अपील, फैसला सुप्रीम कोर्ट का अमल नहीं हो रहा। सही। नजरसानी की प्रोग्राम अपील पेंडिंग है। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम से इतना ही, आपसे होगी कल मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।